हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एलिमेंट्स। तो अभी तक पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी 3-4 पॉइंट थे वो सारे के सारे हमने कवर करे और कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे हमने देखे। अब देखते हैं फंडामेंटल एलिमेंट्स, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है इस एलिमेंट के अंदर क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। और ये तीनों ही चीजें आपको बहुत अलग से स्पेसिफाई कर रखी है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अब मैं अगर इन तीनों को कंपेयर करूं तो तीनों को कंपेयर करूंगा तो रेजिस्टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक के इतिहास में। कई सारे एग्जाम्स का एनालिसिस अगर देखें हम लोग तो कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कि यहां से क्वेश्चन नहीं आते, इंडक्टेंस से भी क्वेश्चन आएंगे, कैपेसिटेंस से भी आएंगे, बट रेजिस्टेंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और वो तमाम क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हो, सारे क्वेश्चन हम यहां करेंगे। ये लेक्चर कोशिश करूंगा मैं कि बहुत मजेदार तरीके से एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा समावित हो जाए। अगर समझाते हुए मुझे थोड़ी सी देर हो गई तो इस वीडियो को मैं 2 टुकड़ों में रिलीज कर दूंगा, है ना, क्योंकि हमारा प्रॉमिस है कभी 25-30 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम पार्ट वाइज तोड़ देंगे, ठीक है। चलो तो देखिए, आपको पता होगा कि कोई भी सर्क्यूट हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट अगर बनना है तो उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मिला के ही बनाएंगे। अगर प्योरली रेजिस्टेंस से, प्योरली आर से भी बन सकता है, प्योरली एल से भी बन सकता है, प्योरली सी से भी बन सकता है। बट आपको पता होगा कि प्रैक्टिकली कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसमें ऑलमोस्ट तीनों एलिमेंट का प्रेजेंस होता है। चाहे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, बट तीनों का रहता है। ये पावर सिस्टम में बहुत अच्छे से आप जानोगे, है ना। वहां पे मैं आपको तीनों ट्रांसमिशन लाइन में बना के बताऊंगा कैसे इंडक्टेंस, कैसे कैपेसिटेंस होता है। अब थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूं, इन तीनों का इंपॉर्टेंस देखो कैसे होता है। मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल समझिए कि एक सोर्स है ना, ये जनरेटिंग स्टेशन है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना, ताकि थोड़ा सा फील आ जाए आपको कि आरएलसी का इंपॉर्टेंस क्या है। इनसे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उस टर्म में हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकली। तो यहां पर जो सोर्स है, मान लीजिए जनरेटर एंड है, और ये जो है हमारा लोड है। मान लीजिए ये घर में आप हाउस पे बैठे हुए हैं, है ना, घर में बैठे हुए हैं। चलिए, तो यहां से यहां तक जनरेटिंग स्टेशन से क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन से आपके घर में पावर आ रहा होता है थ्रू दी ट्रांसमिशन लाइन। अब इन ट्रांसमिशन लाइन में देखिए क्या होगा, कुछ पार्ट तो इसका लॉस में चले जाएगा, कुछ एनर्जी तो कहां चले जाएगी, लॉस में, है ना, लॉस्ट एनर्जी, है ना। और वो एनर्जी लॉस में कैसा होता है, हीट के फॉर्म में, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे आगे चल के I2 ओमिक लॉस, I2 R लॉस, है ना, I2 R लॉस। और कुछ एनर्जी का जो पार्ट है वो कहां चले जाएगा, वो 2 हिस्सों में टूटेगा, एनर्जी स्टोरेज में जाएगा। कहां जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड। कुछ लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। अब उस स्टोर्ड के भी 2 हिस्से हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, है ना। ये पावर सिस्टम में भी पढ़ेंगे, अभी आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। सर इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, मैग्नेटिक स्टेट क्या होता है, सब पढ़ेंगे बहुत इत्मीनान से। अभी आप समझो कि एनर्जी स्टोर्ड के 2 हिस्से होते हैं, एनर्जी स्टैटिक एनर्जी और यहां पर आपका मैग्नेटिक एनर्जी। तो जो स्टैटिक एनर्जी असल में होता है वो हाफ CV² होता है। क्या होता है, हाफ CV²। और ये हो जाता है हाफ LI², है ना। ये मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, फॉर्मूले देखे होंगे ना, हाफ CV², हाफ LI²। तो आपने देखा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक लॉस में गई एनर्जी, और जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके 2 हिस्से, स्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। आगे चल के इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी, है ना, क्योंकि देखो क्या स्टैटिक है तो स्टैटिक को पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे, और मैग्नेटिक को हम क्या बोल देंगे, काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, काइनेटिक एनर्जी मोमेंट में, है ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये इनके नाम है। तो बस मेरा डिस्कशन का मकसद यही था यहाँ पे कि आपको बताना कि पूरा जो सिस्टम है वो एनर्जी बेस्ड है, और उन एनर्जी में देखिए आपको नजर आएगा कि उन एनर्जी को हम लोग जो हमारे मॉडलिंग करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, एक आम जनता को समझाने के लिए अगर उसका एक सर्किट बनाएंगे तो सर्किट में 3 एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। एक रेजिस्टेंस, है ना, ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस
एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल एलिमेंट्स आर, एल और सी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी अगर, तो आगे के सब्जेक्ट्स में बहुत आसानी होती है चीजों को समझने के लिए। ठीक है, इसीलिए नेटवर्क थ्योरी में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, और पढ़ाने के साथ साथ इनके ऊपर बहुत अच्छे से आपको फील दिया जाता है ताकि आगे के सब्जेक्ट समझना आपके लिए आसान हो जाए। समझ में आया? तो सोर्स से लोड पर जाने के लिए जो एनर्जी में डील किया और उस एनर्जी का जो फॉर्मूला बना, जिनको मॉडलिंग करेंगे हम लोग, और मॉडल्ड करके जो फॉर्मूला बना उनमें जो एलिमेंट्स है उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, है ना। तो जब भी लॉस की बात होती है तो हम I²R कर देते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी की बात होगी हाफ LI² कर देंगे। स्टैटिक एनर्जी की बात होगी तो हाफ CV² कर देंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूले कैसे आते हैं ये आपको मैं अभी जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना। और I²R कैसे आता है, हमारा पावर का फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन चीज है हमारा अभी रेजिस्टेंस पे फोकस है, और रेजिस्टेंस को पर आने से पहले एक लॉ पढ़ाया जाएगा। इस लॉ के ऊपर भर भर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लॉ कहां लगता है, कहां नहीं लगता है, कैसे होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या, सारी चीजें आपसे पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। द करंट फ्लोइंग टू द लीनियर कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर केप्ट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि टेम्परेचर आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो देखिए इस पूरी अंग्रेजी का मतलब क्या है, लिखे रहने दीजिए आपने नोट्स में। आपको सिंपल सा एक चीज बताता हूं। ये था हमारा कंडक्टर, है ना, और इस कंडक्टर के अंदर क्या थे हमारे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन थे। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में ज्यादातर डील करते हैं, इस वजह से शो आपको इलेक्ट्रॉन ही कर रखा है, अदरवाइज प्रोटॉन भी रहते हैं। तो ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के अंदर क्या बोल रही है कि करंट फ्लोइंग टू द लीनियर कंडक्टर, है ना। कौन सा कंडक्टर होना चाहिए, पहली चीज तो ये लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, लीनियर कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करता है, अगर करंट फ्लो करेगा, है ना, करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करता है अगर, तो ये करंट फ्लो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके होगा, इसके जो दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच। सपोज करो ये ए ये बी, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैं VAB बोल देता हूं अभी के लिए। क्या बोल देता हूं, VAB पोटेंशियल डिफरेंस, और VAB इज नथिंग बट V के बराबर ले लेते हैं अभी हम लोग, है ना। क्या ले लेते हैं, V के बराबर, V के बराबर। तो ये जो कंडक्टर के दो एंड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम ये बोलेंगे कि I इज प्रोपोर्शनल टू दी V, है ना। और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं 1/r इंटू V, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो V बाई, या ऐसा बोले I/V इक्वल टू 1/r, और इसको थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दे, पलट दे, तो V/I इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा। तो ये है आपका ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कई सारी जगह जब आप कॉलेज में भी होते हैं तो यहां पर ओम्स लॉ अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपल ये पढ़ाया जाता है I इज प्रोपोर्शनल टू V या V इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना। अब इसमें भी एक डिबेट है कि सर कौन सा वाला सही है, I इज प्रोपोर्शनल टू V है या V इज प्रोपोर्शनल टू I है, उस पर आ रहा हूं मैं अभी। बट उससे जाने के पहले ये बोलूंगा कि कभी भी कोई पूछे ओम्स लॉ तो आपको सिर्फ ये रिलेशन नहीं बताना है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए और लीनियर भी होना चाहिए। इस वजह से कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी साइंटिस्ट के आगे लॉ लिखा है, ओम्स लॉ, फेराडे लॉ, तो उसमें उसकी 5-10 साल की मेहनत है, उसको ऐसे ही आप 12 बजा देते हो I इज प्रोपोर्शनल टू V। उसकी मेहनत करके उसने 5-10 साल लगाए, एक रिसर्च करी, और उसके बाद उसमें कुछ वर्ड डाले और उस 2 या 3 लाइन को उसने बोला ये है मेरा लॉ। तो उस लाइन में हर एक वर्ड का मतलब है, हर एक छोटे छोटे वर्ड का बहुत डीप मीनिंग होता है। इस वजह से लॉ को कभी भी आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद नहीं रखना, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी स्टेटमेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि सर I इज प्रोपोर्शनल टू V सही है, V इज प्रोपोर्शनल टू I सही है। तो मैं आपको बोलूंगा अभी आप ध्यान रखना कि दोनों के दोनों सही होते हैं, कोई भी गलत नहीं होता है।
ठीक है, दोनों सही होते हैं, डिपेंड करता है कि हम सोर्स साइड से देख रहे हैं या लोड साइड से देख रहे हैं, है ना। सपोज करिए यहीं पे अगर मैं इस कंडक्टर को देखो, कंडक्टर को ऐसा ऐसा सिंबल भी कर सकते हैं ना हम लोग, कंडक्टर को हम ऐसा बना सकते हैं, कंडक्टर को एक रेजिस्टेंस के तौर पे, ये रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस R, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे आपका V है और यहाँ पर V है। अब देखो सोर्स साइड से अगर देखोगे तो वोल्टेज पहले आएगा फिर करंट आएगा, लोड साइड से देखेंगे तो पहले करंट आएगा फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे बोल सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V। अभी मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं AJ लेवल पे, क्योंकि गेट में हमने बहुत डिटेल में इस पर डिस्कशन किया है। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो, सोर्स लोड में मत जाओ, अभी सिंपली आपको ध्यान रखना है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V भी सही है और V इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, मत जाइए अभी इसकी जरूरत नहीं है ना, बाकी डिटेल वर्जन में मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो अभी आप सिंपल याद ध्यान रखिए कि V इज प्रोपोर्शनल टू I भी बोल सकते, ये भी ओम्स लॉ का ही हिस्सा होता है, बस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर V बाई आई इक्वल टू R है ना, तो R इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। बस ये क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियर कंडक्टर। लीनियर कंडक्टर का मतलब है कि रेजिस्टेंस का ये जो वोल्टेज और करंट का जो रेशो होगा ये भी लीनियरिटी को मेंटेन रखता होगा। लीनियरिटी को मेंटेन रखने का मतलब है कि देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है वो भी आपको बता देता हूं। एक ग्राफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे V बाई आई का जो ग्राफ है ना, वो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से लीनियर। अब देखो ग्राफ में एक चीज बताता हूं कि लीनियर ग्राफ देख के लीनियर कैसे पता करते हैं कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर एक स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर। आप समझ गए ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने कि ग्राफ देख के लीनियर है या नॉन लीनियर कैसा पता करोगे। मैं आपको बता दिया हूं कि एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन तो है बट ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो फिर वो लीनियर नहीं होगा, वो नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये अच्छा इसका उल्टा ग्राफ भी बना सकते हो, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर आई ऊपर कर देते हैं, कई बार तो आई ऊपर कर दिया और वी इधर कर दिया, तब भी ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहां पर इसके स्लोप को हम क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं, यहां पे 1/r बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है ना, ये 1/r का हो गया हमारा, I बाई वी का है ना, और V बाई आई का ग्राफ R हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओम्स लॉ के हिसाब से, कंडक्टर के हिसाब से, ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ में अभी मैं आगे और पढ़ाऊंगा है ना, ओम्स लॉ का अभी खत्म नहीं हुआ। अब यहां पर एक चीज आ गई है कि सर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज और करंट पे। तो ये सर रेजिस्टेंस होता क्या है ना, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। अब कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें एक चीज में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या अंतर है। तो आपको बोलूंगा कि रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी है, क्या है रेजिस्टेंस, क्या एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है। बट रजिस्टर जो होगा वो एक डिवाइस है। आप मार्केट में जाएंगे ना, लेबोरेटरी वगैरह के कुछ इक्विपमेंट लेने, आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो मार्केट घूमे होंगे, तो वहाँ रजिस्टर वगैरह लेने जाएंगे तो वहाँ यूं नहीं बोलेंगे कि 2 ओम का रेजिस्टेंस दे दो, रजिस्टर दे दो, क्या दे दो, रजिस्टर दे दो। तो रजिस्टर एक्चुअल में एक फिजिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है, आपका काम करता है कि कितना अपोजिशन देना है कितना नहीं। तो असल में ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, एक रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होता है और रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो हीट डिसिपेट करता है ना, मतलब I2R लॉस भी प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस होगा तो ऑब्वियस है कि लॉस प्रोवाइड होगा, है ना। तो एक बोल सकते हैं हीट डिसिपेटेड एलिमेंट है, ठीक है। चलिए तो बस इससे ज्यादा की ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस एक स्टेटमेंट और ध्यान रखना, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन दी वोल्टेज और करंट बट इट डिपेंड्स ऑन दी रेशियो ऑफ वोल्टेज टू दी करंट, है ना। तो रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो पे डिपेंड करता है, क्या है, वोल्टेज और करंट के रेशियो पे डिपेंड करता है, सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। रोचक चीज है क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला आया है और ओम्स भाई साहब ने बोला है कि लीनियर कंडक्टर होना चाहिए। लीनियर का मतलब है कि जितना वोल्टेज चेंज होगा उस टर्म में करंट भी चेंज होना बनता है ना। देखो यहां पर देखते हैं लीनियरिटी का मतलब, आप समझिए थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं वोल्टेज का 2 वोल्ट कर दूं और करंट का 1 एम्पेयर कर दूं तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा V बाई आई, कितना हो गया, थोड़ा सा इधर ले आते हैं इसको, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2 ओम, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, अभी बताऊंगा आपको।
अगर मैं यहां पर लिनियरिटी का मतलब समझाता हूं आपको कि यहां पर अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे करंट में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने वोल्टेज को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे करंट को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी लिनियरिटी मेंटेन रहेगी, है ना। देखते हैं यहां से क्या होता है। तो वोल्टेज बन जाएगा 4 वोल्ट और करंट बन जाएगा 2 एम्पेयर। तो यहां पर रेजिस्टेंस अगेन फॉर्मूला लिखेंगे V बाई आई, तो कितना हो जाएगा, देखो वोल्टेज 4 करंट 2 वापस से 2 ओम। देखो दोनों ही केस में क्या था, वोल्टेज 2 वोल्ट था, वोल्टेज 4 वोल्ट हो गया, तो भी आपका रेजिस्टेंस कितना है, सेम है। क्यों, क्योंकि जितना मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज में होगा उतना ही करंट में होना चाहिए, यही लिनियरिटी कॉन्सेप्ट होता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी क्या होगी, कांस्टेंट आएगी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये रेशो पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसकी यूनिट जो रेजिस्टेंस है, तो हमने ओम्स के ही ऑनर में इसकी जो यूनिट लिखी है वो ओम्स लिखी है ना, ओम नॉट ओम्स, ओम, है ना। और इसका जो सिंबल है, वो जो सिंबल है ये कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है ओम का, ठीक है। ओम का सिंबल ये होता है। अब चलो इसके देखते हैं कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट हुआ किसी कंडक्टर के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो हम देखेंगे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस किस पे है, ठीक है। तो यहां से पता चला हमें कि रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है, लेबोरेटरी में जब टेस्ट हुआ इसका, तो यहां पर पता चला, पहला पॉइंट तो ये है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, है ना। ये लेंथ, इस कंडक्टर की लेंथ जितनी होगी उसके प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड पॉइंट और आया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो ये कंडक्टर का ये जो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर क्या है, ये आर है रेडियस। में थोड़ा सा और अच्छे से फिगर बना देता हूं, यहाँ पे फिगर क्या बना देता हूं, देखना, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ना इसको, ताकि आपको समझना आसान हो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये रेडियस क्या है, ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस है। तो आप देखो कोई भी, मेरे पास अगर कोई पेन है, हाँ है मार्कर है, ये देखो कंडक्टर, इसके इस साइड से देखोगे तो ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये सर्कल दिखेगा कि नहीं, इधर से सिलेंडर दिखेगा आपको, और इस सिलेंडर को जब मैं इधर से टॉप एंड से देखूंगा, फ्रंट साइड से देखूंगा, तो ये मुझे क्या दिखेगा, एक गोल दिखेगा। गोलाई का मतलब है सर्कल, सर्कल का मतलब है इसका, अगर मुझे एरिया देखना है, क्रॉस सेक्शन एरिया देखना है, तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। और ये आर क्या होती है, सर्कल की रेडियस होती है, ठीक है, ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो इस चीज का ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि किसी न किसी मटेरियल से तो बना होगा ना ये कंडक्टर, कंडक्टर कैसे बना होगा, किसी न किसी मटेरियल से बना होगा। मटेरियल का मतलब है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी एसोसिएटेड हो, आगे चलकर उसको हम रेजिस्टिविटी से जोड़ेंगे, है ना। तो अभी आप सिंपली ये देखिए कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है, भाई सिल्वर का बना है, कॉपर का बना है, गोल्ड का बना है, किसका बना हुआ, तो जिस मटेरियल से बना रहेगा उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ द एलिमेंट। एक चीज और है कि भाई उस रजिस्टर को आप रेगिस्तान में यूज कर रहे हो या आप ऐसी कंट्री में यूज कर रहे हो जहां बर्फ जमी है कड़ाके की, रशिया में जाके बिल्कुल 0 - टेम्परेचर में उसको यूज कर रहे हो, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। दोनों जगह पे रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी अलग आ सकती है। इस वजह से इसको हम ये बोल सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ओम्स भाई साहब ने तो बोल दिया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तभी मेरा लॉ फॉलो होगा, बट अगर उसी कंडक्टर को रेगिस्तान में या फिर बर्फ वाली जगह पे यूज करोगे तो चीजें वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्योंकि टेम्परेचर का इंपैक्ट आएगा। और यहां से क्वेश्चन आते हैं, अभी हम देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे। तो हमने देखा ये 4 चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इन दो शुरू की 2 प्रॉपर्टी को अगर हम ले लें और यहां से हम देखें कि ये जो रेजिस्टेंस को कंक्लूड करें, तो आर इज कंबाइंडली प्रोपोर्शनल टू दी डायरेक्टली एल और इनवर्सली ए। और यहां से अगर इसको देखें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, उस कांस्टेंट को बोलेंगे रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, ठीक है। क्या बोला, रो एल बाय ए। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला, रो एल बाय ए।
अब इसमें रो क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है, इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चलो अभी तो ओम्स की यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। ठीक है, आगे और देखो, अगर इस रेजिस्टेंस को उल्टा कर दूं, है ना, कैसे कर दूं कि 1/r कर दूं, तो 1/r को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। 1/r को कैसे सिंबल करते हैं, जी से, जी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, अब इसकी यूनिट अगर मैं पूछूं तो क्या होगा भाई, 1/r कर दिया तो ओम्स को भी नीचे कर दे, तो इसका मतलब है कि इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी 1/ओम, है ना, 1/ओम। 1/ओम का मतलब है 1/, ये इस तरीके का सिंबल, तो ये ऊपर की साइड में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा तो ये आपका काय का सिंबल हो गया, है ना। ये जो ओम का सिंबल है इसको उल्टा कर दोगे तो काय का आ जाएगा, कंडक्टेंस का सिंबल आ जाएगा ये। ठीक है, कंडक्टेंस का सिंबल आ जाएगा। इसको एक और नाम है इसका, सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंस, सीमेंस। तो कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो क्या होती है, एसआई यूनिट सीमेंस होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो कंडक्टेंस होता है क्या, 1/r, है ना। ओम में रेजिस्टेंस को हम ओम से डिनोट करते थे, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। कंडक्टेंस की 1/ओम हो जाएगी, 1/ओम को क्या बोलते हैं, उल्टा ओम कर दो, या फिर इसको बोलते हैं सीमेंस, एसआई यूनिट सीमेंस होती है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं हमारे इस वाली चीज पे कि भाई ये रो क्या चीज है। रो को अगर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूं, है ना, इसको रीअरेंज करें, तो ये मैं यहां से उठा के फिगर यहां कर देता हूं ऊपर। चलो अब हम रो पे आते हैं। हमारे रो, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं कि रो इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस उधर चले गया, एरिया उधर चले गया, डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, देखो यूनिट बन जाएगी ओम, ओम, और ये एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या हो गई, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर चले गया, तो इसका मतलब जो यूनिट बनी वो क्या बनी आपकी, ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये है आपका रजिस्टिविटी। क्या है ये आपका रजिस्टिविटी, ये प्रॉपर रजिस्टिविटी। अब इसका नाम ध्यान से देखना, 2-3 नाम है इसके, है ना, वहां पे गड़बड़ कर देते स्टूडेंट। इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। और ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग, जैसे अभी हमने देखा ना नेचर ऑफ एलिमेंट, तो नेचर ऑफ एलिमेंट को सिंबलाइज करने के लिए भाई इस मटेरियल का ये होगा, उस मटेरियल का ये होगा, इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया, रजिस्टिविटी डिफाइन करी। तो रजिस्टिविटी, और इसको एक और नाम से जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रजिस्टिविटी भी बोलते हैं, है ना। नहीं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट पूछते हो है क्या चीज ये, पता ही नहीं है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं ना रो को। अब ये अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग रहती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं यहां से, कि जैसे हमारा 1/r का 1/r क्या हुआ, कंडक्टेंस हुआ, तो यहां पर रजिस्टिविटी 1/रजिस्टिविटी कर दूंगा, तो इसको सिंबल करते हैं सिग्मा से, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। वहां कंडक्टेंस था, यहां पे क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। कौन मटेरियल कितना कंडक्टिव इन नेचर है वो डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी का उल्टा, 1/रो कर दो तो कंडक्टिविटी आ जाती है ना। और इस कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट अगर देखें इस कंडक्टिविटी की, तो ये हो जाएगा 1/ओम मीटर, ओम मीटर। और 1/ओम को हमने क्या लिखा, 1/ओम को हम सीमेंस बोल सकते हैं, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं सीमेंस, सीमेंस पर मीटर। सीमेंस पर मीटर क्या है, कंडक्टिविटी की यूनिट है ना। तो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के उलट होती है ना। तो कोई भी एलिमेंट से बना हुआ अगर हमारा कंडक्टर है, तो उसका रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों रहता है। कौन किसका रहता है, ये दोनों उल्टे चलते। मतलब ये मान के चलो कि कंडक्टिविटी अगर मोर है ना, कंडक्टिविटी अगर मोर है, ज्यादा है, तो रजिस्टिविटी क्या होगी, लेस होगी उसकी, है ना। तो अभी मैं एक टेबल भी बना दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा वहां से एक आइडिया रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इतने फॉर्मूला बहुत काम के हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके भर भर के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको मजेदार तरीके से। ठीक है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है, लेंथ क्या है, ये इस तरीके से लिखी जाती है। देखिए एक टेबल देख लेते हैं फटाफट। अब देखो यहां पे मटेरियल है, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है। सिल्वर का
सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होता है, सिल्वर के वायर बना दोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे, बट चोरी हो जाते हैं, है ना, इस वजह से सिल्वर की हम ट्रांसमिशन लाइन नहीं डालते हैं। तो सिल्वर की कंडक्टिविटी देखो सबसे ऊपर है और रेजिस्टिविटी सबसे कम है ना, तो ये सबसे ज्यादा तो ये सबसे कम, इस तरीके से देखो, है ना। तो यहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर कम होती जाएगी कंडक्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब आपको ये वैल्यू रटना नहीं है, सिंपल ध्यान रखो, सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है, फिर कॉपर, फिर एनिलिल्ड कॉपर, है ना। एनिलिल्ड कॉपर का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, एनिलिल्ड कॉपर क्या होता है। एनिलिल्ड कॉपर ये होता है कि एक प्रोसेस होती है, हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है एक्चुअल में, जो कॉपर है उसको हीट ट्रीटमेंट देके वायर के फॉर्म में बहुत अच्छे से उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी को थोड़ा और इनहांस किया जाता है, ताकि वायर फॉर्म में कॉपर को बहुत अच्छे से यूज करे। तो एक्चुअल में जो हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है कॉपर के ऊपर, उसी को हम एनिल्ड प्रोसेस बोलते हैं, इस वजह से जो कॉपर है वो एनिल्ड कॉपर बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरीका है, वो आपको बता दिया मैंने। फिर गोल्ड, एल्यूमिनियम के, है ना, ये टेबल देख लेना, इसको रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि रजिस्टिविटी जो होता है ना, यहां से एक चीज को ध्यान में रखना सिर्फ, कि रजिस्टिविटी का आगे जो पावर है वो 10⁻⁻8 है ना, रजिस्टिविटी में, और कंडक्टिविटी में जो पावर है वो 10⁻7 की टर्म में चल रही है, मैक्सिमम 10⁻7 की टर्म में चल रही है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जा सकता है कि भाई हाईएस्ट किसकी है, ऐसा पूछा जा सकता है ना, हाईएस्ट सिल्वर का ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर आपको यह ध्यान रखना, रजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻8 और कंडक्टिविटी 10⁻7 है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस आपको अभी हम क्या क्या पढ़ता है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, यहां तक जब आए हम लोग, तो यहां पे ओम्स लॉ पढ़ा हम लोगों ने, ओम्स लॉ का, फिर हमने देखा कि किस तरीके से रेजिस्टेंस का V/I फॉर्मूला होता है, बट इसको थोड़ा सा और अंदर से जब जाना हमने तो देखा कि ρL/A ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ये डिपेंडेंसी है, उसके बाद हमने रजिस्टिविटी देखा, कंडक्टेंस देखा, और यहां पर हमने रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का क्या किया, चार्ट देखा कि अगर एक ज्यादा है तो दूसरी ऑटोमेटिक कम रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट, है ना। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ाएं, क्योंकि अभी मेरे पास कम से कम 10-15 मिनट लगेगा, इसका बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो ये अगले लेक्चर में देखेंगे ना। यहाँ तक आप इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। तो बचा हुआ अभी खत्म नहीं हुआ ये पार्ट रेजिस्टेंस का, ये चलेगा, इसमें टेम्परेचर इफेक्ट भी देखेंगे। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या कर लिया उसका रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हमने फंडामेंटल एलिमेंट्स देखा जिसमें आरएलसी की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर हमने सोर्स से लोड तरफ देखा, एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी स्टोर हुआ, किस तरीके से क्या क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपसे। अभी रटना नहीं है ना, ये एनर्जी को अभी हम लोग डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे आगे चल के। उसके बाद देखा हमने ओम्स लॉ को I इज प्रोपोर्शनल टू V या V इज प्रोपोर्शनल टू I। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि दोनों ही वैलिड है ना। डिटेल डिस्कशन अभी हम लोगों ने यहां पे नहीं किया है, जितना जरूरी है उतना ही हमने किया है, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, ग्राफ बता दिया मैंने कि स्ट्रेट लाइन हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हम आए रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस पे देखा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। वहां से देखा लीनियरिटी को समझा कि लीनियरिटी क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के क्या किन चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा नोट्स। बिल्कुल मैं आपको कन्फाइंड कॉम्पैक्ट करके नोट्स दिलवा रहा हूं, बनवा रहा हूं, और ये नोट्स आपको जी सेंटर के ऐप पे लेक्चर के साथ में ही मिलेगा, ठीक है। इनके यूनिट्स का खासा ध्यान रखना है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इनकी यूनिट वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और फिर हमने देखा एक टेबल, ठीक है। तो इसके आगे की जो यात्रा है वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।